साथियों नमस्कार। आज हम क्लास में देखने वाले हैं आर्थिक समीक्षा। और ये जो आर्थिक समीक्षा है इसके लिए मैंने आपको पता है कि चैनल पर एक जो है पोल करवाया था और उसमें जो है कपिल चौधरी सर की जो आर्थिक समीक्षा की बुक है 2023-24 उसको जो है हम आसान लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे आपके आरएस एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है और वहाँ से जो है प्री के अंदर जो है काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम जो है इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ करंट अफेयर भी हमारी जो है मॉर्निंग में क्लास होती है और इकोनॉमिक सर्वे की क्लास हमारी जो है इवनिंग में स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। तो करंट अफेयर के लगभग और इकोनॉमिक सर्वे के अगर टोटल क्वेश्चन मिला दिया जाए तो 50 से 55 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका ये पार्ट अगर सॉलिड हो गया ना तो दोस्तों आपको जो है प्री में जो है बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, भारत का इतिहास पढ़ते हैं, राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं, तो वो कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है और वहाँ से प्रश्न आने की उम्मीद बहुत कम होती है इसकी तुलना में। लेकिन आर्थिक समीक्षा और करंट अफेयर को अगर हम ढंग से पढ़ लेते हैं तो हमारे जो है 50 से के लगभग जो है क्वेश्चन आराम से सही हो जाने वाले हैं। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। आपको इवनिंग में आपको जो है आर्थिक समीक्षा देखने को मिलेगी और मॉर्निंग में आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पे बने रहिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भरोसा करिए आपका जो है करंट अफेयर बहुत अच्छे से और आर्थिक समीक्षा बहुत अच्छे से मैं कराने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम क्लास में यह है कि जीएसडीपी की हम बात करें। जीएसडीपी का मतलब होता है दोस्तों ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे हमारा देश के लिए जीडीपी यूज़ होता है, उसी टर्म को स्टेट में जीएसडीपी कहते हैं। मतलब एस बीच में आ गया, एस का मतलब होता है स्टेट। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की हम बात करते हैं तो ये अर्थव्यवस्था को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण क्या है, सूचक है। राज्य की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए क्या है, महत्वपूर्ण सूचक है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक वित्तीय वर्ष होता है। जैसे वित्तीय वर्ष की मैं बात बताऊँ आपको, कोई भी साल होता है तो 1 अप्रैल से लेकर, जैसे इस साल की हम बात करें, जैसे 1 अप्रैल 2024 यहाँ से वित्तीय वर्ष शुरू होगा और 31 मार्च 2025 यहाँ पर ये पूरा एक साल कंप्लीट होगा। कैलेंडर वर्ष क्या होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। लेकिन वित्तीय वर्ष की हम बात करें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 2025 तक एक वित्तीय वर्ष रहेगा और इस वित्तीय वर्ष का नाम होगा 2024 और 25। ठीक है, तो यही वाले जो आंकड़े हैं ये जीडीपी के अंदर यूज़ लिए जाते हैं। मतलब ये जो इस अवधि के जो आंकड़े हैं वो इस जीडीपी में यूज़ लिए जाते हैं। अब अपन ने वित्त वर्ष समझ लिया, कैलेंडर वर्ष समझ लिया। अब मुझे आप कमेंट करके बताना कि कृषि वर्ष का जो है वो कब से कब तक माना जाता है, कृषि वर्ष। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताना, देखता हूँ किसको आप पता है चीज़ों का। जो सीरियस स्टूडेंट है ना उनको ज़रूर पता होगा इस चीज़ का कि कृषि वर्ष जो है कब से कब तक का होता है। ठीक है, मैं बाकी नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा आपको। देखो, एक वित्तीय वर्ष के अंदर राज्य में जो निवासियों के द्वारा, निवासी मतलब जो राज्य में रह रहे हैं, चाहे जैसे उत्तर प्रदेश का कोई बंदा है और यहाँ पर आके नौकरी कर रहा है ना, तो उसको भी जो है उसके द्वारा जो प्रोडक्ट उत्पादन किया जा रहा है या उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी काउंट किया जाएगा। मतलब राजस्थान के अंदर निवास करने वाले उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। तो इसमें ध्यान रखना, वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाता है। अंतिम वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहलाता है। मतलब एक वित्त वर्ष में राजस्थान में निवास करने वाले, मतलब राज्य में निवास करने वाले निवासियों द्वारा जो उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा होती है ना, उसका जो मौद्रिक मूल्य है वो जीएसडीपी कहलाता है। जीएसडीपी में दोहरी गणना से बचने के लिए अंतिम वस्तु और सेवाओं को लिया जाता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि अंतिम वस्तु को क्यों लिया जाता है। दोस्तों, अंतिम वस्तु को इसलिए लिया जाता है क्योंकि जीडीपी के अंदर या जीएसडीपी के अंदर दोहरी गणना का जो है क्या रहता है, भय रहता है कि हम जो है एक चीज़ को 2 बार गणना काउंट कर लें। अगर ऐसा कर लेंगे तो हमारी एक्चुअल जीडीपी, जैसे मान लो 10 लाख डॉलर है, 10 लाख करोड़ है ना, तो अगर दोहरी गणना हो जाएगी ना तो ये 2 बार गणना होने से ये हो सकता है 20 लाख करोड़ हो जाए। तो एक्चुअल तो हमारी यही है, लेकिन 2 बार किसी चीज़ की काउंटिंग हो गई तो ये 20 लाख करोड़ भी हो जाएगी। तो इससे जो है एक्चुअल आंकड़ा हमारे पास निकल के नहीं आएगा। इसलिए हमेशा अंतिम वस्तु और सेवाओं को शामिल इसमें किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं किया जाता। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये थोड़ी बेसिक चीज़ होगी जीडीपी क्या होता है। अब देखो दोस्तों, जीडीपी की गणना 2 आधार पर की जाती है। 2 आधार कौन कौन से, एक तो होते स्थिर कीमत, स्थिर कीमत जिसका आधार वर्ष है 2011-12, और एक होता है प्रचलित कीमत। प्रचलित कीमत जो अभी पिछले, मतलब जो अभी वर्तमान में जैसे 24-25 चल रहा है ना, तो अभी जो नेक्स्ट आर्थिक सर्वे आएगा तो ये जो इस साल का जो डेटा होगा वो प्रचलित कीमत वाला कहलाएगा। जैसे अभी हम 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं, तो 2023-24 और 2022-23
ये जो डेटा है ये प्रचलित कीमत वाला हो गया, जो वर्तमान में जो चल रहा है, ये ध्यान में रखना आपको, है ना। ठीक है, अब देखो स्थिर कीमत मतलब 2011 में जो किसी वस्तु की कोई कीमत थी तो उसको आधार वर्ष 2011-12 लिया गया है। तो ये जो है ना स्थिर वर्ष, अब ये देखो आगे देखो, स्थिर कीमत वाला जो है एक्चुअल होता है। प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी का वास्तविक आर्थिक विकास को प्रकट नहीं करता है। प्रचलित कीमत के आधार पर वास्तविक जो है ना आर्थिक विकास वो नहीं निकल के आता, क्योंकि इसमें वस्तु और सेवाओं की मात्रा तथा मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव शामिल होता है। ठीक है, जैसे मान लो आज कोई चीज़ 10 रुपये की है तो कल को वो चीज़ 20 रुपये की हो जाएगी, लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद वो चीज़ हो सकता है 15 रुपये की हो जाए। तो मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है 1-2 वर्ष के अंदर अंदर, है ना। तो इसलिए जो है इसको शामिल नहीं किया जाता आर्थिक विकास के प्रकट करने में। मतलब कहने का मतलब ये कि जब भी आर्थिक विकास या जीएसडीपी का वास्तविक जो है आकलन आर्थिक विकास के रूप में किया जाएगा तो स्थिर कीमत को ही लिया जाएगा, प्रचलित कीमत को नहीं लिया जाएगा। प्रचलित कीमत को इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि इसमें जो है मूल्यों में परिवर्तन होने की संभावना शामिल होती है। ठीक है, आगे देखो, हम देख रहे हैं राजस्थान की जीएसडीपी। तो 22-23 में क्या थी और 23-24 में क्या थी। हमें 22-23 का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान नहीं रखना। एग्जाम में प्रश्न आएगा 23-24 की जीडीपी से। तो 23-24 की जो जीडीपी है दोस्तों, हम इसको जो है ध्यान में रखेंगे। तो हमेशा 2 आंकड़े ध्यान रखने, स्थिर कीमत के और प्रचलित कीमत पर। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। स्थिर कीमत पर और प्रचलित कीमत पर हमें जो है ये आंकड़े ध्यान रखने हैं। तो देखो 8,45,115 जो है लाख करोड़ जीडीपी रही है 2023-24 में राजस्थान की स्थिर कीमत पर। जैसे मैं जीडीपी बोल रहा हूँ तो आप जीएसडीपी समझना। तो जीडीपी का मतलब वही हो गया ना। तो मतलब अपन को जैसे क्या देश का याद करते हैं तो जीडीपी बोलते हैं, तो इस तरह से मैंने जैसे इंडिया का पढ़ा तो जीडीपी मुंह में आ रहा है। तो आप जीएसडीपी समझना इसको। जीएसडीपी तो राजस्थान की जो जीएसडीपी है वो 8,45,115 लाख करोड़ है। तो इसको शॉर्ट में अगर हम याद करेंगे तो 8.45 लाख करोड़, हमें यही याद करना 8.45 लाख करोड़, है ना। 115 की कोई ज़रूरत नहीं है, 8.45। और हम बात करेंगे प्रचलित कीमत पर, तो प्रचलित कीमत पर है दोस्तों 15.28 लाख करोड़। 15.28 लाख करोड़, कितना 15.28 लाख करोड़। 8.45 लाख करोड़, 15.28 लाख करोड़ क्या है इसकी जीडीपी, स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत। तो क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा कि वर्तमान में 23-24 के अंदर स्थिर कीमत पर जीडीपी बताएं तो 8.45 लाख करोड़, और प्रचलित कीमत पर बताएं तो 15.28 लाख करोड़। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में, जैसे पिछले वर्ष की तुलना मतलब 22-23 में 7.82 थी और 13.57, ये देखो मैं इधर लिख देता हूँ, 7.82 थी 82 लाख करोड़ और 13.57 लाख करोड़ प्रचलित कीमत पर था। तो इसमें वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है तो कितनी वृद्धि हुई है वो यहाँ पे बता रखा है। स्थिर कीमत की तुलना में स्थिर कीमतों में जो वृद्धि हुई है वो ये 8.3% की वृद्धि देखने को मिली है स्थिर कीमतों पर। ठीक है, जैसे 7.82 थी तो वो बढ़कर 8.45 लाख करोड़ हो गई। तो हमें केवल ये ध्यान रखना है, देखो ये ध्यान नहीं रखने की ज़रूरत, ये बिल्कुल ध्यान मत रखो, आपको ध्यान नहीं रखना। आपको क्या ध्यान रखना है कि 8.45 थी, इसमें जो वृद्धि हुई है वो हुई है 8.3% की वृद्धि। वहीं प्रचलित कीमत पर हम बात करें तो 12.56% की वृद्धि हुई है। कितनी? 12.56% की वृद्धि हुई है। स्थिर कीमत पर 8.3% की वृद्धि हुई है और 12.56% की वृद्धि इसमें हुई है। तो अब एक काम करते हैं, ये 4 फैक्ट हो गए हमारे पास, 4 फैक्ट हो गए, और 4 फैक्ट को याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एक टेबल बना लेते हैं। एक क्या बना लेते हैं दोस्तों, टेबल। ये हो गया आपका स्थिर कीमत और ये हो गया आपका प्रचलित कीमत, है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे वृद्धि और यहाँ पे लिखेंगे जीएसडीपी। ठीक है, ये ही आपको अपन को याद में रखना है। यही क्या रखना है दोस्तों, याद में रखना है। स्थिर कीमत पर जीएसडीपी थी 8.45 लाख करोड़। प्रचलित कीमत पर हम बात करें तो वो था आपके 15.28 लाख करोड़। वृद्धि की हम बात करें तो वृद्धि हुई है इसमें 8.03% की वृद्धि, 03% की वृद्धि। और प्रचलित कीमत पर जो वृद्धि हुई है 12.56% की वृद्धि हुई है।
बस ये इतना सा डेटा याद रखना। अभी तक हमने जो ये ऊपर से लेकर यहाँ पढ़ा है ना, इसमें हमें ये ध्यान रखना है, एक तो वास्तविक जो है जीडीपी निकाली जाती है वो स्थिर कीमत पर निकाली जाती है। दूसरा डेटा ये याद रखना है कि जो 8.45 जीएसडीपी स्थिर कीमत पर है और 15.28 लाख करोड़ जो है प्रचलित कीमत पर जीएसडीपी है। इसमें जो वृद्धि हुई है वो 8.03% की हुई है स्थिर कीमत पर, और प्रचलित कीमत पर वृद्धि हुई है 12.56% की वृद्धि इसमें देखने को मिली है। बस इतना सा डेटा याद रखना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो आप एक बार कमेंट में मेरे को लिखकर बताएं कि स्थिर कीमत पर और प्रचलित कीमत पर जो जीडीपी कितनी है और वृद्धि कितनी हुई है, ठीक है। आगे चलो, ये वापस से वही चीज़ रिपीट हो रही है कि आपकी स्थिर कीमत पर जो वृद्धि हुई है वो हुई है आपके 8.3% की, और प्रचलित कीमत पर जो वृद्धि हुई है 12.56% की इसमें वृद्धि हुई है, ठीक है दोस्तों। अब देखो आगे भारत की भी इसमें तुलना कर लेते हैं राजस्थान की जीएसडीपी से। तो भारत की तुलना करें तो दोस्तों देखो 23-24 का आधा जो है आर्थिक समीक्षा की बात कर रहे हैं, यहाँ भारत की दे रखी है, राजस्थान की दे रखी है। तो राजस्थान का तो आपको पता है 8.45 तो स्थिर कीमत पर है, और 15.28 लाख करोड़ किस पर है, आपके प्रचलित कीमत पर। अब इसकी तुलना में अगर हम भारत की बात करें तो भारत की तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि भारत तो पूरे देश की बात कर रहे हैं और हम केवल यहाँ पे राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पूरे देश की बात कर रहे हैं तो दोस्तों 173.82 लाख करोड़ जो है स्थिर कीमत पर है, और प्रचलित कीमत पर 295.36 लाख करोड़ जो है जीडीपी भारत की है 2023-24 की बात, ठीक है। अब कितना अंतर हो गया बताओ? मतलब राजस्थान देश की जीडीपी में योगदान करता है स्थिर कीमत पर 4.86% का। कितना? भारत की जीडीपी में राजस्थान का जो योगदान है वो कितना है? 4.86 लाख करोड़ का, 4.86% का, मतलब लगभग 5% हो गया। लगभग कितना हो गया दोस्तों? 5% हो गया। और प्रचलित कीमत पर भी हम बात करें तो 15.28 लाख करोड़ जो है 295 लाख करोड़ का कितना परसेंट है? 5% है। 5.17% है, मतलब एवरेज निकाले तो राउंड फिगर में 5% है। तो ये ध्यान में रखना है कि 8.45 लाख करोड़ जो राजस्थान की जो जीडीपी है और 15.28 लाख करोड़ जो राजस्थान की प्रचलित कीमत पर जीडीपी है, उसकी तुलना में भारत में जो जीडीपी है स्थिर कीमत पर 173.82 लाख करोड़ है, और प्रचलित कीमत पर जो जीडीपी है भारत की 295.36 लाख करोड़ है। ये हमको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। और दोनों की हम बात करें कि कितना परसेंट है राजस्थान का योगदान, तो राजस्थान का योगदान दोस्तों कितना है? लगभग कितना परसेंट? 5% दोनों में ही, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है लगभग 5% है। तो आप ये ध्यान रखना 4.86 5.17 मतलब लगभग 5%। मतलब भारत की जो जीडीपी है उसमें राजस्थान कितना योगदान करता है? 5% योगदान करता है, ठीक है। आगे देखो, अब अपन ने राजस्थान का जो है वृद्धि दर पढ़ी थी। राजस्थान की वृद्धि दर पढ़ी थी ना कि राजस्थान में जो है स्थिर कीमत पर 8.3% की वृद्धि हुई है और प्रचलित कीमत पर 12.56% की वृद्धि हुई है। ऐसे ही भारत में जो वृद्धि देखने को मिली है पिछले वर्ष की तुलना में 8.2% की वृद्धि देखने को मिली है, और जो है 9.6% की वृद्धि प्रचलित कीमत पर देखने को मिली है। मतलब इसका ये है सीधा सा कि वृद्धि की तो बात करें, अगर वृद्धि दर की बात करें तो राजस्थान की वृद्धि भारत की तुलना में ज़्यादा है ना, 9.6 है, यहाँ पे 12.56 है, ठीक है। इस तरह से आगे देखो, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, ये बीच में याद करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा तो इसलिए मैं आपको बता भी नहीं रहा, आपका कन्फ्यूज़न हो जाएगा नहीं तो, है ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है? जैसे शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद होता है, जैसे मैंने आपको बताया जीएसडीपी में से जब हम माइनस करेंगे किसको? मूल्यह्रास को, उसके बाद जो निकल के आता है वो होता है एनएसडीपी, शुद्ध। बोलो सर शुद्ध कैसे? शुद्ध का मतलब होता है, देखो सिंपल सी बात समझो, सकल घरेलू उत्पाद में से स्थायी पूंजीगत उपभोग को हम घटा देते हैं। स्थायी पूंजीगत उपभोग को क्या करते हैं? हम घटा देते हैं, और उस घटाने के बाद स्थायी पूंजीगत उपभोग मतलब मूल्यह्रास को से तात्पर्य उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त की जाने वाली संपत्तियां, जैसे भवन, मशीन, औजार आदि के मूल्य में गिरावट से है। जैसे आज कोई, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आज कोई मशीन आपने खरीदी 10,000 रुपये की, 10,000 रुपये की कोई मशीन खरीदी है, तो 10,000 रुपये की मशीन जब आपने खरीदी है ना, तो आप जो है आज की डेट में तो इसकी कीमत 10,000 है,
लेकिन आप 2 साल बाद इसकी कीमत कितनी होगी, 8,000 हो जाएगी, फिर 7,000 हो जाएगी। तो इसकी मशीन की कीमत में तो गिरावट आई रही है ना लगातार। तो जब ये जो चीज़ें हैं, जैसे कोई औजार हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, मतलब बिल्डिंग, प्रॉपर्टी नहीं, बिल्डिंग, एक तो होता है खाली ज़मीन, इसके तो भाव बढ़ते हैं, लेकिन एक भवन जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में भी तो गिरावट आती है ना इससे, है ना। तो वो वाली चीज़ है, तो उसमें जो गिरावट आएगी ना, उसको जो है जीएसडीपी में से माइनस कर दिया जाता है, और ये माइनस करने के बाद एनएसडीपी कहलाता है। ठीक है। तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में से जब मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद निकल के आ जाता है। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना, अब आपको इस चीज़ समझ में आ रही होगी, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो तो, कि जीडीपी हमेशा ज़्यादा होगी, उसमें से कुछ घटाएंगे। जो जीडीपी होगी, जैसे मान लो 100 जीडीपी हो गई, इसमें से कुछ तो घटाएंगे, कुछ भी घटाएं, मान लो एक्स घटा दिया, ठीक है, तो जो निकल के आएगा, जैसे एक्स घटा दिया, मान लो 10 घटा दिया, मूल्यह्रास 10 घटा दिया, तो निकल के कितना है, 90। तो एनएसडीपी कितना हो गया, 90 हो गया, है ना। थोड़ा सा लॉजिकल बात कर रहा हूँ, आपके जो है एग्जाम में कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। जैसे जीएसडीपी 100 है, उसमें से कुछ घटाया, मतलब 10 घटा दिया हमने, तो 90 आया, तो 90 आया तो 100 से तो कम है ना। तो इसी तरीके से जब जीडीपी या जीएसडीपी, जब एनएसडीपी की तुलना करेंगे ना हम, जैसे एक सेकेंड, एनएसडीपी से जब जीएसडीपी हमेशा ज़्यादा होगा एनएसडीपी से, समझ में आ गया। ये ऐसे बना लो यार इसको, सिंपल सा देखो, जीएसडीपी ज़्यादा होगा हमेशा एनएसडीपी से, ठीक है, क्योंकि कुछ घटा रहे हैं, किस में से घटा रहे हैं, जीएसडीपी में से घटा रहे हैं, तब जाके एनएसडीपी निकल के आ रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा याद करने का है, जब ऑप्शंस आ जाएंगे ना, तो ऑप्शंस में आपको जो है ईजी रहेगा समझने के लिए, ठीक है। एनएसडीपी की हम बात करें, जैसे एनएसडीपी की हम बात करें, तो एनएसडीपी की बात करें तो दोस्तों ये देखो, हमने जीडीपी देखा था, जीडीपी था 8.45, स्थिर कीमत पर 8.45, यहाँ पे लिख लें 8.45 लाख करोड़। प्रचलित कीमत पर कितना था, 15.28 लाख करोड़, ठीक है। अब इसमें से जब मूल्यह्रास घटा दिया, तो मूल्यह्रास घटाने के बाद जो हमारे सामने निकल के आया वो डेटा है 7.41 लाख करोड़। कितना, 7.41 लाख करोड़ आपका एनएसडीपी है। वहीं 13.69 लाख करोड़ क्या है आपका प्रचलित कीमत पर एनएसडीपी है। प्रचलित कीमत पर ये जीडीपी है, जीएसडीपी है, और ये क्या है, एनएसडीपी। तो एनएसडीपी जीडीपी की तुलना में कम है, ये देखो कम ही है ना, 7.41 या 8.45 था, या 15.28 था, या 13.69 लाख करोड़ है, ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल। तो 8.45 लाख करोड़ और एनएसडीपी कितना है, 7.41 लाख करोड़। वहीं 13.69 लाख करोड़ ये क्या है, आपके प्रचलित कीमत पर है, तो वहाँ पर कितना था, 15.28 लाख करोड़। ये दोनों को साथ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है एनएसडीपी या जीडीपी। तो हमेशा ये ध्यान रखना है आपको, एक तो चीज़ दिमाग में कि जीडीपी जो है या जीएसडीपी जो है हमेशा ज़्यादा होगा एनएसडीपी की तुलना में, ठीक है। 8.45 लाख करोड़, 15.28 लाख करोड़, 7.41 लाख करोड़, 13.69 लाख करोड़, ठीक है। अब इसमें जो वृद्धि दर है उसमें कितना था, 8.03%, और यहाँ है 8.10%, ठीक है, 8.10% की वृद्धि देखी गई है पिछले वर्ष की तुलना में। और यहाँ पर जो है वहाँ पर कितना, 12.56%, और यहाँ है 12.70%। बोले सर वृद्धि दर तो ज़्यादा है, वृद्धि दर ज़्यादा हो सकती है, उसकी बात नहीं है, क्योंकि हम तो केवल जीएसडीपी के डेटा की बात कर रहे हैं, एनएसडीपी के डेटा की बात कर रहे हैं कि ये हमेशा कम होगा जीडीपी की तुलना में, ठीक है। तो 8.3% की वृद्धि जीडीपी में, जीएसडीपी में देखी गई थी, और 12.56% की वृद्धि जो है प्रचलित कीमत पर देखी गई थी जीएसडीपी में, और यहाँ पर 8.10% की वृद्धि देखी गई है एनएसडीपी के अंदर प्रचलित स्थिर कीमत पर। और प्रचलित कीमत पर जो है वृद्धि देखी गई है वो कितनी है, 12.70 लाख करोड़, 70% की, 12.70 की, मतलब 13.69 लाख करोड़ प्रचलित कीमत पर है, और 7.41 लाख करोड़ किस पर है, स्थिर कीमत पर, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई वो नीचे लिखा हुआ है कि स्थिर कीमतों पर एनएसडीपी में 8.10% की वृद्धि से बढ़कर 7.41 लाख करोड़ हो गया है। वहीं प्रचलित कीमत पर हम बात करें तो 12.70% की वृद्धि के साथ बढ़कर 13.69 लाख करोड़
हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया एनएसडीपी क्लियर, जीडीपी क्लियर। अब हम बात करेंगे ग्रोथ स्टेट वैल्यू एडेड, जीएसवीए। जीएसवीए क्या होता है? जीएसवीए होता है दोस्तों क्षेत्रवार उत्पादन में वृद्धि दर। मतलब जीडीपी में क्षेत्रवार उत्पादन में तथा वृद्धि दर का पता लगाने के लिए जीएसवीए का उपयोग किया जाता है। क्षेत्रवार कैसे? देखो क्षेत्रवार अभी मैं आपको बताता हूँ। कृषि, उद्योग और सेवा। भाई अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र होती है कृषि, क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र होता है कृषि, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? उद्योग, और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है? सेवा। मुख्य रूप से यही होते हैं। अब इन तीनों का जीडीपी में योगदान कितना है? और अन्य क्षेत्र अलग है कि चतुर्थ क्षेत्र भी होता है, जो है 5वां क्षेत्र भी होता है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें केवल कृषि, उद्योग और सेवा का जो योगदान है उसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। अब बोले कि चतुर्थ और पंचम क्षेत्र कौन सा होता है, तो दोस्तों सेवा के अंदर ही बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो उसमें जो है मेडिकल और चिकित्सा और उसकी हम बात नहीं करेंगे। हम केवल अभी वर्तमान में जीएसवीए की बात कर रहे हैं। जीएसवीए मतलब जो तीनों क्षेत्र में योगदान कितना है जीडीपी के अंदर, मतलब समझ में आ गया आपको। तो सबसे पहले तो हम बात करें तो जीएसवीए का उपयोग क्षेत्रवार उत्पादन में वृद्धि का दर का पता लगाने के लिए किया जाता है। और जीएसवीए अर्थव्यवस्था आपूर्ति पक्ष से होने वाली आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है। क्या करता है? आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है। जीएसडीपी में से कर तथा सब्सिडी के प्रभाव को हटाने के बाद जीएसडीपी प्राप्त होता है। मतलब जीएसवीए प्राप्त होता है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। कुल मिला के कुछ याद नहीं करना आपको, तो ये ध्यान रखना है जीएसवी में क्षेत्रवार योगदान होता है, जिसमें कृषि, उद्योग और सेवा का बात की जाती है, उनके संबंधित आंकड़े लिए जाते हैं। जीएसवी निकालेंगे तो देश जो राज्य की जीएसडीपी जो है, राज्य की जो जीएसडीपी है उसमें जो उत्पादों पर सब्सिडी जो सरकार देती है उसको तो प्लस कर देंगे, और जो टैक्स जो सरकार लगाती है, जो टैक्स सरकार लगाती है उसको माइनस कर देंगे। तो इस तरह से जीएसवी निकल के आ जाएगा। अब हम बात करें स्थिर कीमत पर और प्रचलित कीमत। ये भी मैंने आपको क्या बताया था शुरू में, स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत, ये 2 तरह के आंकड़े होते हैं हमारे पास। स्थिर कीमत का जो आधार वर्ष है 2011-12 होता है, आपको पता है, और प्रचलित कीमत जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है वही होता है। अब हमें ये याद रखना है, क्या याद रखना है, कि कृषि का जो योगदान है वो 26.21% है। कृषि का जीएसडीपी में जो योगदान है वो 26.21% है। वहीं उद्योग का जो योगदान है वो है 29.84%। बोले सर इतना फैक्ट कैसे याद होंगे अभी देखो 2 मिनट में, सब करने की ज़रूरत ही नहीं होती, आपको पता है, मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आपको सब जो है इम्पोर्टेंट चीज़ याद करने की ज़रूरत है। कृषि का योगदान 26.21%, उद्योग का योगदान 29.84% और सेवा का जो योगदान है वो 43.95% है। सबसे पहले तो ये चीज़ बताओ कि सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? सेवा का। एक चीज़ तो दिमाग में याद रखना, सेवा का सबसे ज़्यादा योगदान है। पर दिमाग में आप इसको कृषि, उद्योग, सेवा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये इसी क्रम में याद रख लो। प्राथमिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, सेवा, कृषि, उद्योग, सेवा। ठीक है। अब हमें कुछ याद नहीं रखना, हमें केवल इसके शुरू के डेटा याद रखने। 26, 29, 43, 26, 29, 43, 26, 29, 43, दिमाग में फिट कर लो। 26, 29, 43, 26, 29, 43, क्या दोस्तों? 26, 29 और 43। हालांकि ये 43.95 मतलब 44 है, लेकिन हमें जो शुरू का याद रखना है, इसलिए 29.84 मतलब 30%। लेकिन फिर भी हमें 26, 29, 43, 26, 29, 43 किस पर? स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमत 26, 29, 43, 26, 29, 43 मतलब कृषि क्षेत्र, 29 उद्योग क्षेत्र और सेवा 43। ठीक है, ये याद रखना है। एक फैक्ट यह याद रख लिया, स्थिर कीमत पर जो है सेवा क्षेत्र का योगदान 43.95% सर्वाधिक होता है। वृद्धि दर की हम बात करें तो 12.43% जो उद्योग में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, अभी केवल हमें याद रखना है कि 26, 29, 43 कृषि, उद्योग, सेवा, कृषि, उद्योग, सेवा 26, 29, 43। मोबाइल नंबर याद नहीं रख लेते क्या आप? भाई अपने मोबाइल नंबर भी तो याद रख लेते हैं अपन, 26, 29, 43, वैसे इसको याद रख लेना है। ठीक है, ये देखो, ये पूरा एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल में लिखा हुआ है 26, 29, 43। कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 26, 29, 26, 29, 43। ठीक है, अब मैं आपसे थोड़ा सा अब यहाँ पे प्रश्न पूछता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ एक तरह से।
सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसडीपी। जीएसडीपी की बात करते हैं। तो जीएसडीपी की हम बात करें, एक होता है स्थिर कीमत, एक होता है प्रचलित कीमत, है ना। और यहाँ पर हम वृद्धि दर की बात करेंगे। ये लो बॉक्स ही बना लिया अपन ने। तो यहाँ देखो जीएसडीपी राजस्थान का स्थिर कीमत पर कितना है, 8.45 लाख करोड़। इसमें जो वृद्धि देखने को मिली 8.03% की। वहीं प्रचलित कीमत पर 15.28, 18 लिख दिया गलती से, 15.28 लाख करोड़। और इसमें जो वृद्धि देखने को मिली है वो देखने को मिली है 12.56% की वृद्धि। सिंपल सा। अब हम बात करें एनएसडीपी की। एनएसडीपी की बात करें तो एनएसडीपी दोस्तों आप लोगों को पता है, एनएसडीपी हो गया ये स्थिर कीमत है, ये प्रचलित कीमत। इसमें यहाँ पे वृद्धि देखेंगे, वृद्धि देखेंगे तो यहाँ पर ये अब लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 8.45, यहाँ पे कितना होगा 7.41 लाख करोड़ 7.41 लाख करोड़। प्रचलित कीमत में 15.28 था, वहाँ पे कितना है 13.69 लाख करोड़। वृद्धि की हम बात करें तो वहाँ पर कितना है 8.10% की वृद्धि, और वहाँ पर 12.70% की वृद्धि। ठीक है, ये डेटा याद कर लिया। अब हमको याद क्या करना है, 26, 29 और 43। कृषि, उद्योग और सेवा। कितने से डेटा याद करवाया मैंने आपको, बताओ। 26, 29, 43, 26, 29, 43। ठीक है, ये याद हो गया ना, तो आपको ये भी याद हो जाएगा 26.21, 29.84 और जो है 43.95। ये याद भी नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो 26, 29, 43 से मतलब है। ठीक है, 26, 29, 43 से हमें क्या है, मतलब है। ठीक है, 26, 29, 43। अब इसमें जो सर्वाधिक योगदान किसका रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये रहा है आपके सर्वाधिक योगदान किसका, सेवा का, 43.95%। और सर्वाधिक वृद्धि की हम बात करें तो वो वृद्धि रही है 12.43% किसकी रही है, उद्योग की। ये थोड़ा सा भी इसे दिमाग में रख लो, मैंने आपको बता दिया। आगे हम चलते हैं। स्थिर कीमत पर समझ में आ गया 26, 29, 43। प्रचलित कीमत पर भी सेम ही सा ही है लगभग। कैसे, देखो प्रचलित कीमत में भी लगभग सा क्या है, सेम ही है। कैसे है सर, अभी देखो बताता हूँ मैं। ये रहा, प्रचलित कीमत पर भी सेम सा ही है। बोले सर कैसे, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट कृषि, उद्योग, सेकंड वाला है ना, और सेवा। मैंने वहाँ पे क्या लिखवाया था आपको, वहाँ लिखवाया था ना 26, 29 और 43। तो यहाँ क्या लिखवाऊँगा आपको, 26, 28, 45। कृषि का योगदान 26.72%, उद्योग का योगदान 28.21% और सेवा क्षेत्र का योगदान 45.7%। ठीक है, बोले सर ये तो सेम ही है, ये एक कम हो गया और ये 2 बढ़ गया। अब ऐसे तो ये 43.95 है, मतलब 44%, और इसको हम जो है 43 लिख रहे हैं और इसमें जो है 45 लिख रहे हैं। ठीक है भाई, 26, 29, 43, 26, 28, 45, सिंपल सा ये याद रखना है। क्योंकि अब आप सोचोगे सर ऐसा कोई डेटा पूछा जाता है क्या, बिल्कुल। अगर जिसने भी एग्ज़ाम दिए है ना आरएस के पहले के एग्ज़ाम, तो उसमें इसी तरह का डेटा आता है कि प्रचलित कीमत पर जो है उद्योग का योगदान बताएं। प्रचलित कीमत पर उद्योग का योगदान कितना है, 28.21%, 28.21%। ठीक है, तो हमें 2 डेटा याद रख लें, 2 फ़ोन नंबर याद रख लें, 26, 29, 43। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है 26, 28 और आपके 45। ये हो गया योगदान। भारत की अगर हम बात करें, देखना है तो आप देख लो, कृषि का योगदान 17.66% है और उद्योग का 27.62% है, और सेवा का जो योगदान है वो ज़्यादा है, 54.72%। तो उद्योग का तो लगभग हमारे से भी कम है।
उद्योग का जितना राजस्थान में योगदान है उतना देश में नहीं है पूरे। सेवा क्षेत्र का ज़्यादा योगदान है और कृषि का भी योगदान इतना नहीं है जितना राजस्थान का है। वहाँ पर सेवा क्षेत्र का ज़्यादा योगदान है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो निष्कर्ष हम निकालते हैं। अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र है। योगदान के आधार पर घटता हुआ क्रम, सेवा आपको पता है, उद्योग और कृषि। सेवा, उद्योग और कृषि कैसे? आपको पता है कि सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, 43% हो गया, 45% हो गया, उसके बाद 29% और 28% है। तो कृषि का सबसे कम है, 26% है ना। वहीं अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक वृद्धि वाला क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र। मैंने बताया था आपको अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक वृद्धि जो है किस में थी? उद्योग में। कैसे? 12.43 और 15.2%, 15.2%। सेवा क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में इतनी वृद्धि देखने को नहीं मिली जितनी उद्योग क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, तो ओवरऑल हम बात करें तो इसमें जो है सेवा क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक है और वृद्धि की हम बात करें तो उद्योग क्षेत्र में। तो सेवा, उद्योग, कृषि योगदान के आधार पर घटता हुआ क्रम और वृद्धि दर के आधार पर घटता क्रम मतलब उद्योग, सेवा और कृषि। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम आगे चलें। आगे देखो, अब हम बात करेंगे प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम की हम बात करेंगे। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? मतलब पूरे जो देश में जितनी भी जीडीपी है उसमें जो है जनसंख्या का भाग लगा देते हैं और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद मतलब जो भी एनएसडीपी या एनडीपी है उसमें जो है उस राज्य की जो है जनसंख्या का, मध्यवर्षीय जनसंख्या का क्या लगा देते हैं? भाग लगा देते हैं। और जो आंकड़ा निकल के आता है वो प्रति व्यक्ति आय होता है, मतलब औसत आय एक व्यक्ति की कितनी है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन स्तर और कल्याण का सूचक है। अगर प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी तो मतलब क्रय क्षमता भी ज़्यादा होगी। जैसे मान लो किसी की जो सैलरी है ज़्यादा है तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा भी, भाई उसको सैलरी ज़्यादा है तो उसको खर्चा भी ज़्यादा करेगा, तो उनका जीवन स्तर भी अच्छा होगा। स्थिर कीमत की हम बात करें, ये देखो फिर वापस से स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत, तो ये हमेशा ये दो आंकड़े आपको याद रखने पड़ेंगे। राजस्थान में पर कैपिटा इनकम की हम बात करें तो राजस्थान के पर कैपिटा इनकम है 90,831 स्थिर कीमत पर, और प्रचलित कीमत पर कितनी है? 167.964। ये देखो 90,831 और 1,67,964 क्या है? प्रचलित कीमत पर इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। पीसीआई मतलब पर कैपिटा इनकम, जिसमें स्थिर कीमत पर जो है 90,831 है और प्रचलित कीमत पर 1,67,964 है। स्थिर कीमतों में जो है वृद्धि देखने को मिली है और वो कितनी देखने को मिली है? 6.64% की। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ 6.64% की वृद्धि स्थिर कीमत पर कैपिटा इनकम में देखने को मिली है। वहीं 11% की वृद्धि किस में देखने को मिली है? प्रचलित कीमत की पर कैपिटा इनकम में 167। मतलब पहले 84,000 थी, अब 90,000 हो गई है। पहले 1,50,000 थी, अब 1,67,000 हो गई है। तो इस तरह से जो वृद्धि है 6.94% तो स्थिर कीमत पर थी और जो है अभी जो है 11.49% प्रचलित कीमत पर वृद्धि देखने को मिली है। अब भारत से भी तुलना कर लेते हैं, जब हम पढ़ ही रहे हैं तो भारत का क्या दिक्कत है? 90,000 जैसे हमारे यहाँ है तो वहाँ पर 106 मतलब 1,06,744 रुपये है और यहाँ 1,67,000 प्रचलित कीमत पर है तो वहाँ 1,84,000 है। तो ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आंकड़े हमें ध्यान रखने। 90,000 राजस्थान में है, 1,06,000 इंडिया में है, 1,67,000 हमारे राजस्थान में है प्रचलित कीमत पर कैपिटा इनकम, और 1,84,205 रुपये कहाँ पर है? आपके इंडिया के अंदर है प्रचलित कीमत पर। तो राजस्थान की पीसीआई पर कैपिटा इनकम अखिल भारतीय स्तर की औसत पर कैपिटा इनकम से कम है, बिल्कुल है। यहाँ 1,06,000 है, यहाँ 90,000 ही है, यहाँ 1,84,000 है तो यहाँ पे 1,67,000 है।
ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो है आपको ये डेटा याद रखने। देखो क्या होगा कि डेटा याद रखने के लिए ऐसा नहीं कि अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको जो है तुरंत ही याद हो जाएगा। मैंने भी 3-4 बार पढ़े ना, तब जाके थोड़ा दिमाग में बैठा है। अब आपको तो क्या, जैसे मैंने पढ़ा है वैसे मैंने आपको बता दिया, तो आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये क्लास लो, ठीक है, क्लास लो, उसके बाद जो है इसका PDF भी अगर आपको चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। क्लास लो, क्लास लेने के बाद वापस से जैसे रिवीजन कर लो, फिर वापस से एक बार क्लास ले लो और अपनी हैंड राइटिंग में एक रफ पेपर पे लिखते रहो। जो है डेटा अपना आप जो है याद होते रहते हैं, कोई इशू नहीं। हमारा दिमाग बहुत जो है सशक्त होता है, बहुत मजबूत होता है, ठीक है। आगे देखो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा अगर आपको देखना है तो देख लो। सकल स्थायी पूंजी निर्माण की हम बात करें तो सकल स्थायी पूंजी निर्माण सरकारी और निजी क्षेत्र में स्थायी परिसंपत्तियों पर किए जाने वाले शुद्ध पूंजी व्यय का क्या है, आकलन है। स्थायी परिसंपत्ति, उसका क्या मतलब होता है कि एक वर्ष के अंदर 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए सृजित परिसंपत्तियों में से निस्तारित परिसंपत्तियों को घटाकर जो है ये प्राप्त की जाती है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये इतना ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। ये डेटा याद रख लो कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण में सर्वाधिक योगदान है वो निर्माण क्षेत्र का है, ठीक है। उसके बाद आवासीय भवन की बात है, फिर लोक प्रशासन की बात है। तो हमें तो केवल ये ध्यान रखना है कि निर्माण क्षेत्र का योगदान सकल स्थायी पूंजी निर्माण में सर्वाधिक होता है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे इंडेक्स आएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी एक ही क्लास में तो थोड़ा सा आपके डेटा जो ज़्यादा हो जाएंगे, तो अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम इंडेक्स को। तो अभी के लिए इसमें यही रखेंगे, आपको बस रिवीजन करना है और आपको जो है साथ साथ में कमेंट बॉक्स में भी लिखना है कि हमारे GSDP कितनी है, NDP कितनी है, PCI कितना है, मतलब पर कैपिटा इनकम कितनी है, ठीक है, वृद्धि दर कितनी, इनकी सबकी। बस ये 3-4 ही तो मैंने आपको आंकड़े बताए हैं। कृषि में योगदान कितना है, कृषि का योगदान, उद्योग का और सेवा का योगदान कितना है, ये सारे जो है आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और किसी भी तरह की कोई समस्या है, आपको मोटिवेशन से लेकर या आपके जो है डिप्रेशन को लेकर, पढ़ाई नहीं हो रही, टाइम टेबल को लेकर, किसी भी तरह का अगर वो आपको मार्गदर्शन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। टेलीग्राम पर भी मेरे को ज्वाइन करके वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं पे भी, मतलब जैसे मेरी भी आप तक पहुँच हो जाए उसकी किसी भी माध्यम से आप पहुँच सकते हैं मुझ तक, और मैं सारी चीज़ें आपको गाइडेंस के थ्रू बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।